को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,898 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 29,05,823 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 54,849 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। एक इंच कर नेपाल पर कब्जा कर रहा है चीन। 7 जिले और गांव अब जिनपिंग के कब्जे में। जी हाँ दोस्तों, नेपाल धीरे धीरे चीन के कब्जे में आता जा रहा है। एक इंच करके चीनी अथॉरिटीज नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शांत बैठे हुए हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन ने गैर कानूनी तरीके से नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और 7 जिलों में अब उसका अतिक्रमण है। इसके अलावा धीरे धीरे वो नेपाल के बॉर्डर को पीछे धकेलकर उस पर अपना हक जता रहा है। नेपाल के दोलाखा जिले में चीन ने बॉर्डर से नेपाल को करीब 1.5 किलोमीटर पीछे कर दिया है। माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है और ऐसी स्थिति इससे भी भयावह हो सकती है। सूत्रों की माने तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तारवादी एजेंडे को छिपाने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपनी कई सड़कें उनके हिस्सों में बना डाली है और धीरे धीरे वो पूरे देश पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहा है। राजनयिक विशेषज्ञों की माने तो ओली सरकार गैर कानूनी तरीके से चीन की तरफ से गाँव पर हो रहे कब्जों को लेकर शांत रहना चाहती है। केपी ओली को डर है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो दोनों तरफ से घिर सकते हैं, क्योंकि भारत से तो वो पहले ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं। इसलिए ओली अब चाइना को नाराज नहीं करना चाहते। बता दें कि सिर्फ जमीन ही नहीं, जमीन के अलावा यहाँ की नदियों पर भी अब चीन का कब्जा है। दोस्तों, क्या भारत को नेपाल पर चीन का कब्जा हो जाने देना चाहिए या नेपाल को बचाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, रिपब्लिक भारत बना देश का नंबर 1 टीवी चैनल। एनडीटीवी टॉप 10 से भी हुआ बाहर। बहुत बुरी हालत हो गई है एनडीटीवी की। दोस्तों, रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल ने मीडिया जगत में धमाकेदार एंट्री की है और लॉन्च होने के महज 18 महीने के भीतर देश का नंबर 1 टीवी चैनल बन गया है। आज देश के सभी चैनलों की रेटिंग आई, जिसमें रिपब्लिक भारत ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि एनडीटीवी टॉप 10 में भी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीटीवी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि एनडीटीवी को अब मात्र गिने चुने लोग ही देखते हैं और अब ये भी साफ हो गया है कि एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले रवीश कुमार को कोई नहीं देखता है। रवीश कुमार खुद को निष्पक्ष पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन रवीश कुमार कितने निष्पक्ष हैं इसका फैसला दर्शक कर चुके हैं। अगर रवीश कुमार निष्पक्ष होते तो जिस चैनल यानी एनडीटीवी में बतौर एंकर वो काम करते हैं, वो 11वें स्थान पर ना होता। आपको बता दें कि आज तक न्यूज चैनल पिछले 30 सालों से एक नंबर पर था, लेकिन आज तक को पछाड़ कर रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया। बार्क ने जो रेटिंग जारी की है उसके मुताबिक नंबर 1 पर रिपब्लिक भारत टीवी चैनल है, दूसरे पर आज तक, तीसरे पर TV9 भारतवर्ष, नंबर 4 पे इंडिया टीवी, नंबर 5 पे न्यूज 18 इंडिया, नंबर 6 पे एबीपी न्यूज, नंबर 7 पे जी न्यूज, नंबर 8 पे न्यूज नेशन, नंबर 9 पे तेज और नंबर 10 पे न्यूज 24 है और टॉप 10 से बाहर है एनडीटीवी चैनल। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के नेतृत्व में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल 2 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था और आज नंबर 1 पर है, जबकि एनडीटीवी पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो 11वें स्थान पर है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीटीवी को बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए एनडीटीवी टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया। बर्नॉल भेज दूं, जलन ना पाया। दोस्तों, आप कौन सा न्यूज चैनल देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, रूस को पड़ी भारत की मदद की जरूरत, लगाई ये गुहार, कहा तैयार करें। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दावा किया था कि इस वैक्सीन की पहली डोज उनकी बेटी को दी गई है। हालांकि इस वैक्सीन पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भरोसा नहीं कर रहे हैं। वही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा डोज की मांग आ चुकी है। भारत पर हर साल 5 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए भारत के साथ वैक्सीन बनाने की साझेदारी काफी अहम हो सकती है। उन्होंने बताया कि रूस इसके लिए भारत की ड्रग कंपनियों से संपर्क कर रहा है। किरिल ने कहा कि वैक्सीन उत्पादन के मामले में हमने रिसर्च की है। इसमें हमने पाया है कि भारत, ब्राजील और साउथ कोरिया जैसे देश अधिक मात्रा में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने के मामले में इंटरनेशनल हब बने। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि भारत बड़ी मात्रा में इस दवा को तैयार कर सकता है। हम इसके लिए साझेदारी करना चाहते हैं। और रूस ने हाल ही में दावा किया कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बना ली है।
अब रूस बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने के लिए भारत की मदद चाहता है। दोस्तों, भारत को रूस की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, अब रोजाना शाम 7 से सुबह 5 बजे तक यहाँ रहेगा कर्फ्यू, घर से बाहर निकलने पर होगी सजा। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में रोजाना रात के कर्फ्यू की घोषणा की है और उन्होंने ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में रोजाना रात के कर्फ्यू की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये कर्फ्यू शाम 7 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा और इस दौरान घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को राज्य के सभी 167 शहरों को पूरी तरीके से लॉकडाउन में रखा जाएगा। इन आदेशों को शुक्रवार से लागू किया जाएगा। वहीं राज्य में 31 अगस्त तक शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी तरह से भीड़ के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 3600 से अधिक हो चुके हैं, जबकि 920 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपके राज्य में भी लॉकडाउन है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, अनलॉक होगी मेट्रो, लेकिन कई नए नियमों के साथ हर कोच में सिर्फ 50 लोग ही कर पाएंगे सफर। दोस्तों, 150 दिन से बंद मेट्रो का परिचालन सितंबर से शुरू करने की तैयारियां चल रही है और सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 के पहले चरण में मेट्रो को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है, मगर ये छूट कुछ शर्तों के साथ होगी। यानी शुरुआत में सिर्फ सरकारी और प्राइवेट जॉब्स, इमरजेंसी सेवा व कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा करने की छूट मिलेगी, जिससे मेट्रो स्टेशन पर भीड़ एकत्रित न हो। साथ ही जानिए, मेट्रो ने अपने परिचालन से जुड़े नियम भी पहले से तैयार कर लिए हैं, जिसमें यात्रियों को यात्रा करने से पहले कई शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें यात्री के अंदर कोरोना की किसी भी तरह के लक्षण जैसे कि सर्दी, जुकाम या बुखार नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो उसे वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। बता दें कि केवल स्मार्ट कार्ड रखने वाले यात्री ही अब सफर कर पाएंगे, यानी टोकन नहीं मिलेगा और टोकन लेने वाले सभी काउंटर व टिकट वेंडिंग मशीन बंद रहेगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए मेट्रो ट्रेन पर स्टेशन पहले की तुलना में 30 सेकंड अधिक समय के लिए रुकेगी, जिससे वो ट्रेन में चढ़ने व उतरने के लिए पर्याप्त समय पा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा। और दोस्तों, क्या पूरे देश में ट्रेन को शुरू कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट में अपनी ख्याल जरूर बताएं। जानिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार जल्द कर सकती है एक बड़ा ऐलान, स्कीम में होगा बदलाव। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज 41 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ESIC स्कीम के जरिए लाभ देने के लिए नए नियमों में ढील दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी की वजह से नौकरी जाने वालों के लिए ये ढील 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू होगी। इस प्रस्ताव को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC बोर्ड ने मंजूरी दी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गवारकर कर रहे हैं। आपको बता दें, जानिए क्या है ESIC स्कीम। दोस्तों, प्रति माह 21,000 रुपए या इससे कम सैलरी प्राप्त करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स ESIC स्कीम के अंतर्गत आते हैं। 6 महीने में उनकी सैलरी का एक हिस्सा कटता है, जिसे ESIC के मेडिकल बेनिफिट तौर पर डिपॉजिट कर लिया जाता है। वर्कर्स की सैलरी से हर महीने 0.75% और नियोक्ता की तरफ से 3.25% प्रति माह ESIC में जमा होता है। बोर्ड के फैसले के बाद नौकरी जाने की तारीख से 30 दिन बाद से ही इस रकम के लिए क्लेम किया जा सकेगा। पहले ये बाध्यता 90 दिन के लिए थी। और अब जानिए, भारत में 27% छात्रों के पास नहीं है स्मार्टफोन या लैपटॉप। स्कूल टीचर्स से इस सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के एक सर्वे में पाया गया कि ऑनलाइन कक्षाएं करने के लिए कम से कम 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, जबकि 28% छात्र बिजली की कमी को पढ़ाई में एक प्रमुख बाधा मानते हैं। इस सर्वेक्षण में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CBSE के संबंधित स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्राचार्यों समेत 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि भारत के शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षा की तारीखों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सर्वे में पाया गया है कि महामारी के काल में पढ़ने लिखने में टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। अधिकांश छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन माध्यम से गणित विषय की पढ़ाई कठिन है। इनमें बच्चों के ऊपर निगरानी भी जरूरत होती है। वहीं कुछ टीचर्स का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते नहीं हैं, बल्कि स्मार्टफोन उठाकर ऊट पटांग शरारतें करते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से आजकल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नौकरियों की बहार। दिसंबर तक 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान के समय स्मार्टफोन उद्योग सरकार द्वारा दिसंबर अंत तक 5 लाख से अधिक नौकरियों का उत्पादन करने के लिए तैयार है। फॉक्सकॉन, सैमसंग, डिक्सन, एप्पल और लावा जैसे कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में है और जल्द ही हजारों रोजगार देने की वो शुरुआत कर देंगी। इस योजना के तहत
सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रदेशीकरण के काफी बढ़ावा मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थापना होगी। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहिंदू ने कहा कि भारत में मोबाइल फोन निर्माण उद्योग में 1100% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें न केवल घरेलू मांग को पूरा किया गया है बल्कि विदेशों में निर्यात की भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि भारत ने जून में देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाएं शुरू की थी, जिस कारण कई बड़े विदेशी ब्रांड्स अब भारत में आ चुके हैं। और अब जानिए दोस्तों, 31 अगस्त तक निपटा ले ये काम, वरना देना होगा